इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 26 जनवरी को लाल किले में हिंसा करने के आरोप में क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आकाशप्रीत नाम का ये आरोपी उत्तराखंड के रुद्रपुर का रहने वाला है। आरोप है कि आकाशप्रीत ने 26 जनवरी को लाल किले की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला किया था। बाद में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। तो 26 जनवरी हिंसा मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और ये अहम गिरफ्तारी मानी जा रही है। इसी ने जवानों पर हमला भी किया था और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे उसके बिना पर यह गिरफ्तारी हो पाई है। उत्तराखंड के रुद्रपुर का रहने वाला है आरोपी आकाशप्रीत, इसका नाम है। और आरोप है कि आकाशप्रीत ने 26 जनवरी को लाल किले की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला किया था। बाद में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। और जो तस्वीरें सामने आई थी 26 जनवरी की, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ तेज कर दी गई थी। दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, ये अहम गिरफ्तारी हुई है आकाशप्रीत की, और क्या जानकारी मिल रही है आकाशप्रीत के बारे में? देखिए, जिस तरह से आकाशप्रीत की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये जब इसने 26 जनवरी को पुलिसकर्मियों पर और सुरक्षा बलों पर तलवार चलाई थी और उसके बाद हमला करके ये वहां पर खुद भी घायल हुआ था, जिसके बाद इसने सेंट स्टीफन अस्पताल जो नॉर्थ दिल्ली में है वहीं पर अपना इलाज कराया था। लेकिन पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर जांच शुरू की तो इसका नाम सबसे पहले आया, क्योंकि इसने वहां पर खुलेआम जो है हमला किया था। और जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है और इससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही कई और गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इस गिरफ्तारी को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि तलवार चलाने वाले और जो हमला करने वाले लोग हैं उनको खास तौर से अलग लिस्ट बनाई गई है, जिनको अलग तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है, जिसकी ताकि उनको जल्दी पकड़ा जा सके, ताकि जो वीडियो फुटेज और सीसीटीवी मिल रहे हैं उनमें जो लोग सामने आ रहे हैं सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस धरपकड़ कर रही है। बिल्कुल दीपक, और कितने लोग ऐसे रडार पर हैं जिनकी गिरफ्तारियां अहम हो जाती है, क्राइम ब्रांच जिनकी धरपकड़ के लिए कोशिशें कर रही है? देखिए, अभी तक जो कुल गिरफ्तारियां हुई हैं दिल्ली हिंसा मामले में वो कुल 128 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 44 एफआईआर पुलिस को दर्ज कर चुकी है। जबकि अभी और गिरफ्तारियां होनी है, क्योंकि जो ट्रैक्टर मालिक थे उनके घरों में नोटिस दिया जा चुका है। 70 से ज्यादा ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस दिया जा चुका है कि उनके ट्रैक्टर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे या वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं तोड़फोड़ करते हुए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उनकी गिरफ्तारियां होनी है। साथ ही उन ट्रैक्टरों को भी सीज करने की पुलिस प्लानिंग करेगी। और दूसरा, वहीं कई लोगों को, ऐसे 50 से ज्यादा लोगों को और नोटिस भेजा गया है जो किसान लीडरशिप में शामिल थे। तो कुल मिला के अभी गिरफ्तारियों का आंकड़ा काफी ज्यादा जाएगा, बढ़ा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्राइम ब्रांच जो है एक एक कदम उठाते हुए इस पूरी मामले में जांच करते हुए गिरफ्तारियां कर रही है। चलिए दीपक, नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आकाशप्रीत की ये गिरफ्तारी हुई है। अहम गिरफ्तारी 26 जनवरी के दिन इसने जवानों पर हमला किया था। उसके बाद क्राइम ब्रांच इसकी तलाश में जुटी हुई थी और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे उसके आधार पर आकाशप्रीत की ये गिरफ्तारी हुई है, जो काफी अहम है। ओडिशा के कटक में एक निजी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब आग ने 5वीं मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया और थोड़ी ही देर में वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में अस्पताल की 5वीं मंजिल आग की भीषण लपटों में घिरी दिखी। खिड़कियों और दरवाजों से आग की लपटों के साथ काला धुआं आसमान में उठता नजर आया। घटना की जानकारी फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। इस बीच पुलिस ने दूसरे लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती मरीजों को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया और फिर उन्हें एम्बुलेंस से दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। कुल 8 पेशेंट्स थे जिनको हम बाहर ले आए हैं। इस दौरान आग अस्पताल के दूसरे हिस्सों में फैल गई, जिसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। बिगड़ते हालात को देखते हुए वहां एक बड़ी क्रेन बुलाई गई, जिसकी मदद से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर पानी की बौछार करने में जुट गए। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से सेना के साहस की शानदार तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क पर जमा बर्फ की वजह से एक कार फिसलकर पहाड़ी नाले में गिर गई थी। लेकिन इस हादसे की खबर जैसे ही वहां मौजूद सेना की टुकड़ी को मिली तो जवान फौरन वहां पहुंचे और खून जमा देने वाली सर्दी की परवाह किए बिना बेहद ठंडे पानी में उतर गए। काफी ऊंचाई से गिरने की वजह से कार को काफी नुकसान पहुंचा था और उसमें सवार लोग कार के अंदर ही फंस गए थे। लोगों की जान मुसीबत में देख जवानों ने फौरन बचाव अभियान शुरू किया। पहले कार के सभी शीशे तोड़े गए और फिर उसी रास्ते कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। काफी सर्दी है और सर्दी को छोड़कर उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, तो लोग भी, मुझे लगता है कि लोग भी फौज का बहुत शुक्रगुजार है। एक एक कर सभी 5 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। बाद में सेना ने ही इन सभी को करीब के अस्पताल पहुंचा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोरोना संकट के बीच देश का जो डिजिटल बजट पेश किया, पहला
कृषि सुधार कानूनों पर मचे घमासान के बीच पेश हुए बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाने का बड़ा ऐलान हुआ। हालांकि इस सेस का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। I propose an agricultural infrastructure and development cess on a small number of items. However, while applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers on most items. पहली बार देश का बजट डिजिटल बनाया गया, जिसकी वजह से वित्त मंत्री ब्रीफकेस की बजाय लाल रंग के कपड़े में सजी एक टैबलेट लेकर संसद के लिए निकली। बजट भाषण के शुरुआती हिस्से में उन्होंने कोरोना संकट से जूझती अर्थव्यवस्था का जिक्र किया और रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता भी पढ़ी। Borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि बीते कारोबारी साल में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की रिकॉर्ड खरीद हुई और फायदा पाने वाले किसानों की गिनती का भी नया रिकॉर्ड बना। हालांकि बजट का कृषि से जुड़ा हिस्सा पढ़े जाने के वक्त विपक्ष नारेबाजी करता रहा। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. हालांकि इनकम टैक्स के स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी लोगों को इनकम टैक्स में न तो कोई राहत मिली न ही कोई नया बोझ बढ़ाया गया। लेकिन कोरोना संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तकरीबन सभी अहम उद्योगों की मदद के प्रावधान बजट में किए गए। इसीलिए शेयर बाजार में भी बजट पेश होने के बाद रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि बजट से उद्योगों को ही फायदा नहीं होगा बल्कि किसानों की भी मदद होगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। लेकिन कांग्रेस ने दावा कर दिया कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। हालांकि कपिल सिब्बल ने यह भी स्वीकार किया कि किसानों की यह हालत उनकी सरकार के वक्त भी ऐसी ही थी। किसान को मालूम है कि आज के दिन भी उसको जितना दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल से नहीं मिल रहा। बजट में हेल्थ केयर पर भी खर्च में बड़ा इजाफा करने का ऐलान किया गया और बड़ा तोहफा 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मिला। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 75 साल से ज्यादा उम्र वाले वो लोग जिनकी आमदनी केवल ब्याज या पेंशन से है, उन्हें अब आयकर रिटर्न नहीं भरनी हो। कोरोना संकट के कारण मौजूदा कारोबारी साल में वित्तीय घाटा देश की कुल जीडीपी का 9.5% तक पहुंचने का अनुमान जताया गया, जबकि अगले साल इसे 7% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने कई सरकारी बैंकों और कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर 1,75,000 करोड़ रुपए का जुटाने का लक्ष्य रखा है। वहीं विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान किया है। प्रोविडेंट फंड में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा रकम जमा होने की सूरत में फंड पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। इसमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड दोनों शामिल होंगे, जबकि कोरोना वायरस की वैक्सीन पर खर्च के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गुजरात के सूरत से डराने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक टायर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि ये आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि चंद मिनटों में पूरी फैक्ट्री धधकने लगी। उसका एक भी ऐसा हिस्सा नजर नहीं आया जहां से आग की खतरनाक लपटें निकलती दिखाई ना दे रही हों। फैक्ट्री के अंदर केमिकल मौजूद होने से आग काफी तेजी से भड़की। आग से निकलने वाले काले धुएं ने भी पूरी फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के लोग भी घटना वाली जगह पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। मुंबई के पास भिवंडी में एक इमारत गिरने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग उसके मलबे में दबकर घायल हो गए। बताया गया कि हादसे का शिकार हुई इमारत में एक गोदाम था, जिसके अंदर 10 मजदूर काम कर रहे थे और इमारत गिरने से सभी मजदूर उसके मलबे में दब गए। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पहुंच गए। साथ ही घायलों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी हादसे वाली जगह पर पहुंची। फिर मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। एक एक करके मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। मलबे में दबने से कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं, जबकि कुछ लोग बुरी तरह जख्मी नजर आए। इस हादसे पर प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। ओनर कौन है जगह के, किसने चलाने के लिए लिया था या लीज पे लिया था, ये सब जानकारी मिलने के बाद उस हिसाब से गुनाह दाखिल होगा उसमें।
राहत और बचाव दल की मुस्तैदी से मलबे में फंसे ज्यादातर लोगों को वक्त रहते निकाल लिया गया, जबकि एक आदमी की इस हादसे में मौत हो गई। यूपी के बदायूं में लव जिहाद का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि आरोपी बहला फुसलाकर और झूठ बोलकर लड़की अपने साथ ले गया। परिवार ने इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार के साथ हिंदू जागरण मंच के लोगों की भी पुलिस से रोकझोंक हुई। हालांकि परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की को खोज निकाला और आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। एक 17 वर्षीय युवती को पहला फुसलाकर भगा ले जाने के संदर्भ में जो परिजनों द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी, उसके आधार पर सेक्शन 363 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया था। जो युवती है, जो अपहृता है, उन्हें बरामद कर लिया गया है। उनके सेक्शन 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान करवाए जा रहे हैं। जो अक्यूज हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो भी तथ्य आते हैं इस विवेचना में, उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के नाम पर अफवाहें फैलाने वाले कई ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि किसान आंदोलन के नाम पर गड़बड़ी फैलाने और देश विरोधी गतिविधियां चलाने वाले 250 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। खुफिया एजेंसियों की सूचना पर दिल्ली पुलिस ने इन ट्विटर अकाउंट की लिस्ट बनाई और गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई। गृह मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अफवाह फैलाने वाले ट्विटर अकाउंट बंद करने के निर्देश दिए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जिन ट्विटर अकाउंट को बंद किया गया उन पर देश विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देने के आरोप लगा। बंगाल में ममता बनर्जी को फिर झटका लगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक और झटका लगा। डायमंड हार्बर विधानसभा सीट से विधायक दीपक हलदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने एक ट्रक से अवैध शराब की 447 पेटियां जब्त कर ली। पकड़ी गई इस शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई गई। ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि बिहार सप्लाई के लिए ले जाता है। इसकी आपूर्ति चंडीगढ़ से की गई थी। महाराष्ट्र के भिवंडी में मुंबई नासिक हाईवे पर एक कार ने बस को टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर पहली बार अपनी बेटी के साथ तस्वीर शेयर की। साथ ही अनुष्का ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम वामिका रखा है। तमिलनाडु की टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी अपने नाम कर ली। उसने अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल की। मुकाबले में बड़ौदा की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट पर 120 रन बनाए थे, जिसके बाद तमिलनाडु ने यह लक्ष्य 18वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन गंभीर रूप से बीमार है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि आतंकी सलाउद्दीन को कल इस्लामाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और वहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि सलाउद्दीन को क्या बीमारी है। इंतजार के बाद मुंबई में आम लोगों ने लोकल ट्रेनों में एक बार फिर सफर किया। हालांकि कोरोना काल में राज्य सरकार ने कुछ पाबंदियों के साथ सबको लोकल ट्रेन में यात्रा की इजाजत दी और आम लोगों के सफर के लिए वक्त तय कर दिया। राज्य सरकार से आम लोगों को यात्रा की हरी झंडी मिलते ही लोकल ट्रेनों की रौनक लौट आई, क्योंकि लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनमें सफर की शुरुआत कर दी, जिसकी एक झलक शहर के दादर रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिली। सब जॉब भी कर सकते हैं उनकी रोजी रोटी के लिए, तो बहुत अच्छा है। अभी तो सबके लिए अच्छा है। कुछ यात्री लोकल ट्रेनों के आम लोगों के लिए दोबारा पटरी पर दौड़ने से खुश दिखे, तो कुछ ने वक्त तय करने के फैसले पर नाराजगी भी जताई। पब्लिक आके परेशान होता है, ये तो बहुत पब्लिक का बात है ना। कुर्ला रेलवे स्टेशन पर भी कई लोग प्लेटफॉर्म पर अगली लोकल ट्रेन के इंतजार में खड़े दिखे। कई महीनों बाद मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में सफर करने की खुशी उनमें कुछ लोगों से छिपाई नहीं छिपी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में वेतन ने न मिलने पर बीजेपी पार्षदों ने अनोखा प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ की धमतरी में बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम के दफ्तर के बाहर नगाड़ा बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया। पार्षदों ने वेतन न मिलने का आरोप लगाकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की। पटना में उत्पाद विभाग ने सीमेंट के गोदाम में छापेमारी कर 2 करोड़ रुपए की शराब बरामद की। पुलिस ने गोदाम के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में एक आदमी की हत्या के बाद उसके घर वालों ने उसके शव को थाने के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक अपना विरोध जताया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से सांसें रोक देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें ट्रकों की जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि आदिवासी इलाके के ये लोग ट्रक से सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। तभी उनके ट्रक को पीछे से आए एक दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि पास में खड़ा तीसरा ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया और वहां धूल का गुबार छा गया। इस हादसे से पहले सड़क पर 2 ट्रकों में बड़ी संख्या में लोग सवार दिखे, जबकि खतरे से अनजान एक आदमी इन दोनों ट्रकों के बीच घूमता नजर आया।
लेकिन तभी एक जोरदार टक्कर हुई और वहां का मंजर बदल गया। थोड़ी देर बाद धूल हटने पर चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग मदद के लिए दौड़े। बताया गया कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा को गंभीर चोट आई। दिल्ली में इजरायल एम्बेसी के पास हुए धमाके में पुलिस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि मौके से मिली सीसीटीवी फुटेज से जांच में और तेजी आई है। स्पेशल सेल ने अपनी जांच को इजरायल की एजेंसियों से भी साझा किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करीब 1 दर्जन लोगों से स्पेशल सेल ने पूछताछ की, जिसमें कुछ लोग अब भी हिरासत में हैं। जांच में शामिल क्राइम ब्रांच की टीम को आज कैब से जुड़ा डेटा भी मिल सकता है। पुलिस ने धमाके के दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच एम्बेसी के आसपास से गुजरी कैब की जानकारी मांगी थी। तो धमाके की जांच में अहम सबूत मिले हैं। संदिग्धों से पूछताछ जारी है और जो कैब का डेटा है वो भी आज मिल सकता है। तो धमाके की जांच में अहम सबूत मिले हैं और दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके की जांच अब तेज हो चुकी है। यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिनमें कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां हाल ही में महामारी की रोकथाम के दिशा निर्देशों को मार्च तक बढ़ा दिया गया, जिनकी वजह से लोगों की मौज मस्ती में रुकावट बनी रही, जो कि वहां के लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने प्रदर्शन की इजाजत लिए बिना अपने अपने घरों से निकलकर सड़कों पर जुटना शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी पड़ी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। एक तस्वीर में गिरफ्तारी से बचने के लिए एक महिला ने पुलिस वालों के चंगुल से भागने की काफी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे पुलिस के सामने घुटने टेकने पड़े। वहां से सामने आई एक दूसरी तस्वीर में डॉग स्क्वाड में शामिल कुत्ते ने एक प्रदर्शनकारी को पीछे की तरफ धकेल दिया। जो लोग नहीं मान रहे थे उन पर सख्ती भी बरतनी पड़ी। एक आदमी के दोनों हाथों और पैरों को पकड़कर कुछ पुलिस वालों ने उसे सड़क पर उल्टा लटा दिया। हंगामे को शांत करने के लिए सिर्फ उसे ही नहीं, उसके साथ मौजूद कई लोगों के हाथों को पीछे की तरफ बांधकर उन्हें एक जगह बैठा दिया गया। कार्रवाई से पहले कई लोगों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर वहां की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले विधायक दीपक हल्दर आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि डायमंड हार्बर विधानसभा सीट से विधायक दीपक आज शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय की रैली में शामिल होकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं और यहीं की विधानसभा से विधायक दीपक हल्दर ने कल ममता बनर्जी को झटका देते हुए टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में दूसरी बार लगे लॉकडाउन के खिलाफ लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे और इस बार उनकी पुलिस से भी जमकर झड़प। वहां की राजधानी लीमा में सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर शहर के कई इलाकों में मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। लेकिन उनमें कुछ प्रदर्शनकारी जब एक लोकल टीवी चैनल के ऑफिस में घुसने लगे तो वहां बवाल शुरू हो गया। भीड़ पुलिस से धक्का मुक्की कर अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। इससे पहले कई प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर, तख्तियां और पेरू के झंडों के साथ शहर भर में रैली निकालते नजर आए। उनमें एक शख्स लाउडस्पीकर के जरिए नारे भी लगाता दिखा। लोगों ने लॉकडाउन की वजह से उन्हें होने वाली मुसीबतें गिनवाते हुए सरकार के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया। वहां कोरोना के एक बार फिर पैर पसारने के बाद अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया, जिसे कम करने के लिए ही सरकार ने लीमा समेत 10 इलाकों में 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया, जो वहां के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ओडिशा के कटक में एक अस्पताल में आग लग जाने के बाद मरीजों की जान बाल बाल बची। ओडिशा के कटक में एक अस्पताल में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में वहां भर्ती सभी मरीजों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को बाहर निकाला गया। बिहार के बांका में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक महिला समेत कई लोग घायल हो गए। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के टावा में भीषण आग लग जाने से जंगल की 2 हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो गई। इस आग की चपेट में जंगल के सैकड़ों पेड़ आ गए, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में नए सुरक्षा कानून का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरती। नए कानून के तहत वहां की पुलिस को पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिसके खिलाफ वहां पिछले कुछ दिनों से काफी हंगामा हो रहा है, जिसे रोकने के लिए पेरिस के चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को पीटते दिखाई दिए, जिसके बाद गुस्साए लोगों का हंगामा और बढ़ गया।
इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों को वहां से हटाने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि पानी की बौछार से कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर गिर जरूर गए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार से नए सुरक्षा कानून को वापस लेने की मांग की। यूपी के मेरठ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक टीचर ने एक प्रिंसिपल की पिटाई कर दी। आरोप है कि वो टीचर अपने प्रिंसिपल पर किसी बात के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो वो उन पर टूट पड़ा। उसने प्रिंसिपल पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने शुरू कर दिए और उन्हें पीटते पीटते जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद भी उसके हाथ नहीं रुके, वो लगातार उन्हें पीटता रहा। उसके हमलों से प्रिंसिपल खुद को बचाने में नाकाम रहे। थोड़ी देर बाद दूसरे टीचर वहां पहुंचे और उसे मारपीट करने से रोका, लेकिन वो उनकी भी बात सुनने को तैयार नहीं था। हालांकि जब सबने मिलकर उसका हाथ रोका तब वो शांत हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। खबर है कि पुलिस इस मामले में केस दर्ज करने के बाद आरोपी टीचर को पकड़ने में जुट गई। पड़ोसी देश म्यांमार में दिन बदलते ही सत्ता भी बदल गई। वहां सेना ने रातों रात तख्ता पलट कर दिया और 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी। पिछले साल नवंबर में वहां की नेता आंग सान सू की पार्टी ने सेना के समर्थन वाली पार्टी को बुरी तरह हरा दिया था, जिसके बाद से ही म्यांमार पर सेना की तानाशाही के काले बादल मंडराने लगे थे। और 2 महीने बाद लोगों का वो बुरा सपना सच भी हो गया। म्यांमार में लोकतंत्र एक बार फिर बेड़ियों में जकड़ दिया गया और वहां सेना के शासन का चाबुक चल पड़ा। राजधानी नेपिदो में सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और जगह जगह सेना की नाकेबंदी नजर आई। म्यांमार के सबसे बड़े और भीड़-भाड़ वाले शहर यांगोन में जहां हर पल चहल पहल रहती है, वहां से भी रौनक गायब दिखी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां और लोग ही नजर आए, लेकिन जश्न मनाने के लिए सेना और विपक्षी पार्टी के कुछ समर्थक सड़कों पर निकल पड़े। वहीं आम लोगों के जहन में सेना की तानाशाही का शायद डर इतना था कि शहर के कई एटीएम के बाहर पैसे निकालने के लिए कतारें नजर आईं। क्योंकि सत्ता अपने हाथ में लेने के साथ ही सेना ने ताकत का बेजा इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। म्यांमार की नेता आंग सान सू की और कुछ दूसरे नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया, क्योंकि सू की के लोकतंत्र के लिए चलाए आंदोलन ने ही म्यांमार में सैन्य शासन की जड़ें हिलाकर रख दी थी। उसका नतीजा ये हुआ था कि 5 दशक तक राज करने के बाद सेना को म्यांमार की सत्ता छोड़नी पड़ी थी। 2015 में वहां चुनाव कराए गए थे, जिसके बाद आंग सान सू की अगुवाई में म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार बनी। 2 महीने पहले नवंबर में हुए आम चुनाव में भी वहां सेना के समर्थन वाली पार्टी आंग सान सू की पार्टी से हार गई थी, लेकिन सेना ने अपनी हार नहीं कबूली और चुनाव में धांधली होने का आरोप लगा दिया। और जब म्यांमार में इस चुनाव के बाद पहली बार संसद का सत्र शुरू होने वाला था, उससे कुछ घंटे ही पहले वहां तख्ता पलट कर दिया गया। अब सेना ने वहां दोबारा चुनाव कराने का ऐलान किया है। झारखंड के जमशेदपुर में एक कांग्रेस नेता के जन्मदिन के मौके पर पार्टी के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। यह हंगामा जिले के एसएसपी समेत बड़े अधिकारियों के आवास के पास हुआ, जहां कड़ी सुरक्षा के बावजूद कांग्रेस के 2 गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। इस मारपीट की वजह से वहां काफी देर तक हंगामा हुआ। इससे पहले कांग्रेस नेता अजय सिंह के जन्मदिन के जश्न में कार्यकर्ताओं ने शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस बीच कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी की गई। इसके अलावा पार्टी नेता के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए, लेकिन वहां भी कोरोना के खतरे का ख्याल किसी ने नहीं रखा। एक दूसरे से दूरी बनाने की बात तो दूर, ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं दिखाई दिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर आतंकी ओसामा बिन लादेन से आर्थिक मदद लेने का आरोप लगा। News18.com की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक और नवाज मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुकी आबिदा हुसैन ने उन पर यह बड़ा आरोप लगाया और एक इंटरव्यू में उनकी पोल खोलते हुए बताया कि आतंकी लादेन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फंडिंग करता था। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उन पर पहले भी लादेन से आर्थिक मदद लेने और उन पैसों से कश्मीर में आतंक फैलाने के आरोप लग चुके हैं। यही नहीं, साल 2016 में आई एक किताब में तो ये तक लिखा गया था कि नवाज शरीफ ने लादेन से फंड लेकर बेनजीर भुट्टो की सरकार गिराई थी। लादेन को अमेरिकी सेना ने 2011 में पाकिस्तान में घुसकर मारा, जबकि पाकिस्तान इस बात से इनकार कर रहा था कि उसने उस खूंखार आतंकवादी को पनाह दी हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज खोल दिए गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज 100% स्टाफ के साथ खोल दिए गए। हालांकि इस फैसले पर डीयू के शिक्षक संघ ने अपनी आपत्ति जताई। बच्चों का प्रेजेंस बहुत ही कम है और इसके कारण ये है क्योंकि प्लानिंग यूनिवर्सिटीज ने ठीक से नहीं किया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कूच बिहार में तीस्ता नदी पर बने जोई पुल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अपने विरोधियों को भी निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि ये दल चुनाव से पहले लोगों को बहका रहे हैं। बोली তোমরা আবার কি করবে, আমরা তো করে দিয়েছি।
আমরা তো করছি। मध्य प्रदेश के देवास में 2 गुट आपस में भिड़ गए जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि ये लोग सेना की भर्ती के लिए अभ्यास करने यहाँ पहुंचे हुए थे। जो कुछ विवाद हुआ था, लेकिन वो आपस में उन्होंने राजीनामा कर लिया, कोई रिपोर्ट करना नहीं चाहते। खबर है कि बीसीसीआई ने दर्शकों को स्टेडियम में आने की मंजूरी दे दी। हालांकि कोरोना संकट की वजह से स्टेडियम में अब भी 50% दर्शक ही मैच देख पाएंगे। ये नियम इंग्लैंड के साथ 13 फरवरी से होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से लागू होगा। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में एक आदमी की चाकू से हत्या कर दी गई। मेरे घर में कोई करने वाला, मेरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेला आदमी था मेरा कमाने वाला। यूपी के जौनपुर में समाजवादी पार्टी के सभासद लखनदर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका शव रेलवे स्टेशन के पास मिला। हत्या के बाद बदमाश फरार हो गए, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने कई गोलियों के खोखे बरामद किए हैं। बताया गया कि लखनदर यादव भी हिस्ट्री शीटर था। पुलिस के मुताबिक गोली लगने के बाद घायल लखनदर यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। ये प्लेटफार्म नंबर 1 पर जहाँ पर कोई बाला लखनदर यादव नाम के व्यक्ति जो चौकी के बगल में इनका निवास है, वो यहीं पर उनको कुछ लोगों ने गोली मार दिया। आवाज़ सुन करके, फायरिंग की आवाज़ सुन के जो हमारे ड्यूटी पर कर्मचारी थे वो आए तो देखे कि उनको गोली लगी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लड़के लड़कियां एक बार के अंदर आपस में भिड़ गए। आरोप है कि शराब पीने के दौरान इन लोगों के बीच झगड़ा हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें एक तस्वीर में बार के अंदर कुछ लड़कियां एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होती नजर आई। हंगामा तब और बढ़ गया जब वो एक दूसरे के बाल पकड़कर बुरी तरह मारपीट करने लगी। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें अलग करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मोबाइल फोन से लड़कियों की लड़ाई का वो लोग वीडियो बनाते रहे। थोड़ी देर बाद इस लड़ाई में कुछ लड़के भी शामिल हो गए। एक तस्वीर में एक लड़का बार के अंदर ही एक लड़की को जमीन पर गिराकर पीटता दिखा, जबकि उस लड़की के साथी उसे बचाने के लिए मारपीट कर रहे लड़के पर ताबड़तोड़ वार करते रहे। कोई उसे लातों से मारता रहा तो कोई उसे पीछे से पकड़कर खींचने की कोशिश करता रहा। बाद में किसी तरह से उसे अलग किया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के पूर्णिया में शराब तस्कर ने होमगार्ड के एक जवान की जान ली। बिहार के पूर्णिया में एक शराब तस्कर ने चेकिंग के समय होमगार्ड के 2 जवानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। इस हादसे में एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के जौनपुर में पैसों के मुद्दे पर एक महिला और 2 मजदूरों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मजदूरों ने उस महिला की हत्या कर दी। हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के साहिबगंज में भीषण आग लग जाने से 14 घर जलकर राख हो गए। ये आग एक घर में खाना पकाने के समय लगी, जिसने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बर्फ से ढकी सड़क पर एक बेकाबू गाड़ी ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी। बर्फ के जमने से वहां की सड़कों पर फिसलन बनी हुई है और यही वजह रही कि एक गाड़ी का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वो सड़क की बाईं तरफ जा मुड़ी। वहां बर्फ की मोटी चादर बिछी होने की वजह से उसका ड्राइवर भी गाड़ी पर काबू पाने में नाकाम रहा, जिसके बाद उस गाड़ी ने सड़क किनारे चल रहे कुछ लोगों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। एक आदमी तो इतनी बुरी तरह गिरा कि वो लुढ़कता हुआ थोड़ी दूर तक चलता गया। उसे बचाने के लिए कई लोग उसकी तरफ दौड़े। इस बीच गाड़ी में सवार एक शख्स उतरा और हादसे का शिकार हुए उस आदमी को संभाला। यूपी के आगरा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में आग लग गई, जिससे वहां कुछ देर के लिए दहशत मच गई। आशंका जताई गई कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ और जो तस्वीरें सामने आई उनमें ट्रक आग में घिरा दिखाई दिया। उसके पीछे के हिस्से से तेज लपटें उठ रही थी। वहां मौजूद दमकल कर्मी लपटों को शांत करने के लिए उस पर पानी की बौछार करते नजर आए, लेकिन आग काफी फैल चुकी थी। हालांकि कुछ देर के बाद दमकल ने हालात पर काबू पा लिया। हादसे की वजह से सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक भी रुका रहा। बताया गया कि ट्रक के क्लीनर और ड्राइवर वक्त पर बाहर आ गए, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन हादसे में ट्रक बर्बाद हो गया। लखनऊ में लोक भवन के सामने एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। बताया गया कि कन्नौज का रहने वाला ये शख्स अपने गांव के प्रधान और लेखपाल से परेशान था, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने उसकी जमीन पर कब्जा करने वाले का साथ दिया और इसी बात से वो इतना मजबूर हो गया कि उसने आत्मदाह की कोशिश की। वो सुबह सुबह लखनऊ में लोक भवन के सामने पहुंचा,
जहां से गुजरते हुए उसने खुद को आग लगा ली और जमीन पर गिर गया, जिसके बाद वो छटपटाने लगा। आसपास मौजूद पुलिस वालों और दूसरे लोगों ने जैसे ही ये देखा वो उस आदमी की ओर दौड़े और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। एक शख्स लगातार कंबल से उसके पैरों पर मारने लगा, जबकि दूसरे ने आग पर पानी डाला। इस बीच वहां कई और लोग भी आ गए जो अलग अलग तरीके से उस आदमी को बचाने की कोशिश करते दिखे। पुलिस के मुताबिक आत्मदाह की कोशिश करने वाला शख्स 30% जला है। पहले ही कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रहे अमेरिका में बर्फीले तूफान ने मुसीबतें दोगुनी कर दी, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से लोगों के रोजमर्रा के काम के साथ वैक्सीन लगाने के अभियान पर भी बुरा असर पड़ा है। बदलते मौसम की वजह से वहां न्यूयॉर्क समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। कई इलाकों में तो 22 इंच यानी करीब 2 फीट तक बर्फ गिर गई, जिसकी वजह से वो पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। न्यूयॉर्क में भी बर्फीले तूफान का असर देखने को मिला। जबरदस्त बर्फबारी की वजह से वहां का मशहूर टाइम्स स्क्वायर भी पूरी तरह बर्फ में ढक गया। भीड़भाड़ वाले चौराहे पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आई। बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। हालांकि कई लोग इसका मजा उठाते भी दिखे। कुछ यही नजारा सेंट्रल पार्क इलाके का भी दिखा। वहाँ इतनी बर्फबारी हुई कि वो जगह किसी स्की रिसोर्ट की तरह नजर आने लगी। कई बच्चे जमी हुई बर्फ पर स्कीइंग करते दिखाई दिए। हालांकि इस बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। सड़कों पर फिसलन बढ़ने से आना जाना मुश्किल हो गया। इमरजेंसी में गाड़ियां गुजर सके, इसके लिए बर्फ हटाने वाली मशीनें रास्ते को साफ करने में जुटी नजर आईं। गणतंत्र दिवस के दिन घायल हुए दिल्ली पुलिस के जवानों को मुआवजा मिलेगा। दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को घायल हुए अपने जवानों को मुआवजा देगी। इस हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुए पुलिस वालों को 25,000, जबकि मामूली रूप से घायल पुलिस कर्मियों को 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा। किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई इस हिंसा में 384 पुलिस वाले घायल हुए थे। भारत की तरफ से भेजी गई कोरोना की वैक्सीन कुवैत पहुंच गई। मदद के तौर पर यह वैक्सीन अब तक नेपाल, भूटान और श्रीलंका समेत कई पड़ोसी देशों को दी जा चुकी है। दावा किया गया कि जयपुर में दिगंबर जैन मंदिर से 30 से ज्यादा अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गईं। कहा जा रहा है कि ये मूर्तियां 500 साल पुरानी हैं और इनकी कीमत लाखों में है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर एक बड़े धमाके से दहल गई। यह आईटी धमाका वहां के एक मंत्री की कार को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल गया। गाड़ी के टुकड़े दूर तक बिखर गए। यही नहीं, जिस जगह ये बम रखा गया था सड़क पर वहां गहरा गड्ढा हो गया। पूरी सड़क जगह जगह से उखड़ी नजर आई। हालांकि इस हादसे में कार में सवार मंत्री और उनके स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के बाद वहां सुरक्षा बल के लोग पहुंचे और पूरे इलाके को घेर कर छानबीन शुरू कर दी। तेलंगाना के वारंगल में राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे पर सवाल उठाने वाले टीआरएस विधायक के घर के बाहर खूब हंगामा हुआ। विधायक सी धर्मा रेड्डी ने राम मंदिर निर्माण के नाम पर दी जा रही चंदे की रसीद को फर्जी बताया था और बीजेपी से चंदे की रकम का हिसाब मांगा था, जिसके बाद उनके घर के बाहर बवाल शुरू हो गया। कुछ लोग वारंगल में विधायक सी धर्मा रेड्डी के घर के बाहर इकट्ठा हुए, जिनमें एक ने पुलिस के सामने ही घर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इससे पहले उसने वहां पड़ा पुलिस का डंडा अंदर फेंका, जिसके बाद एक पुलिस वाले ने उसे दौड़ा दिया, लेकिन वो रुका नहीं, उल्टा उसके तेवर और आक्रामक हो गए। थोड़ी ही देर में वो वहां मौजूद दूसरे लोग भी हंगामे में शामिल हो गए, जिनमें कई बीजेपी का झंडा लिए नजर आए। बाद में ये लोग नारे लगाते हुए पुलिस से भिड़ गए। इस हंगामे के बाद विधायक के घर के अंदर इसके निशान नजर आए। वहां फर्श पर खिड़कियों के टूटे कांच बिखरे दिखाई दिए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जवाब में टीआरएस विधायक के समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय पर हमला कर दिया। ये लोग रात में वहां पहुंचे और उन्होंने पुलिस के सामने ही बीजेपी के दफ्तर पर पथराव कर दिया। इन लोगों ने वहां बहुत देर तक पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जैसे तैसे रोका। कुछ दिन पहले तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस के एक विधायक के विद्यासागर राव ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे पर विवादास्पद बयान दिया था। यूरोप के देश हंगरी में सैकड़ों लोगों ने कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों का जमकर विरोध किया। 3 महीने से पाबंदियां झेल रहे वहां के रेस्टोरेंट और बार जैसी जगहों पर एक बार फिर से 1 महीने तक के लिए सख्ती बढ़ा दी गई, जिससे वहां काम करने वाले लोगों ने ज्यादती बताया और इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। राजधानी बुडापेस्ट से सामने आई कुछ तस्वीरों में लोगों की भीड़ एक चौराहे पर जमा होकर प्रदर्शन करती दिखाई दी। कुछ प्रदर्शनकारी अपने हाथ में एक बैनर भी पकड़े दिखे, जिस पर पाबंदियां खत्म करने की मांग लिखी हुई थी। हालांकि प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस का एक काफिला पहुंचा। लोगों ने शिकायत की कि ना सरकार ने उन्हें अपना काम धंधा चलाने दे रही है और ना ही उनकी आर्थिक मदद कर रही है, और इसी वजह से वो प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए।
एक रिसर्च में पाया गया कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के महज कुछ घंटों में ही फेफड़ों को खोखला करना शुरू कर देता है। News18.com की रिपोर्ट है कि अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी और कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने कोरोना के हमले के 1 घंटे बाद से फेफड़ों पर नजर रखनी शुरू की और ये देखकर वो भी दंग रह गए कि वायरस ने तुरंत ही कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, रिसर्च में यह भी पाया गया कि कोरोना वायरस फेफड़ों के सेल की काम करने की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देता है और इन्फेक्शन होने के 3 से 6 घंटे के अंदर ही सेल के न्यूक्लियस को ढकने वाली झिल्ली को भी खराब कर देता है। यूपी के मेरठ में तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अभियान शुरू किया। यूपी के मेरठ में रिहायशी इलाकों में तेंदुए की दहशत के बीच वन विभाग ने ऑपरेशन तेंदुआ शुरू किया। तेंदुए की पैरों के निशान के आधार पर विभाग की टीम उसे पकड़ने में जुटी है। मध्य प्रदेश के सिवनी में गाड़ी से पुलिस ने 1 करोड़ 74 लाख रुपए कैश बरामद किए। इस बीच लाखों रुपए के जले हुए नोट भी पुलिस के हाथ लगे। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नेशनल हाईवे पर एक गैस टैंकर के पलटने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने एहतियातन हाईवे पर आवाजाही रोक दी और साथ ही आसपास के इलाकों को भी खाली करवा दिया। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब दिल्ली के सिनेमा घर भी 100% दर्शकों की क्षमता के साथ खोल दिए गए। हालांकि वहां कोरोना से बचाव के लिए अब तक जो नियम लागू थे वो आगे भी जारी रहेंगे, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के दरियागंज इलाके में मौजूद एक सिनेमाघर से सामने आई। वहां फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों का सबसे पहले गेट पर तापमान मापा गया, फिर उनके हाथ सैनिटाइज कराए गए। फिल्म की टिकट भी दर्शकों को ऑनलाइन ही लेनी होगी, जिसे वो सिनेमा हॉल में आकर एक काउंटर पर दिखाएंगे, जिसके बाद उन्हें हॉल में एंट्री मिलेगी। टिकट पूरी डिजिटल होगी क्योंकि किसी तरीके से टिकट नहीं दी जा रही है, डिजिटल टिकट पर ही काम चल रहा है। और यहाँ पर भी मार्किंग की गई है, आप देखें तो ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये यहाँ पर स्टिकर्स लगाए गए हैं। सिनेमाघर के एक अधिकारी ने बताया कि इस फैसले के बाद अब वहाँ नई नई फिल्में लगेंगी और दर्शकों की संख्या भी बढ़ेगी। जिस तरह से हमें ये मिल गई है छूट, उससे लगता है कि अब आगे नई मूवीज़ भी रिलीज़ होंगी, नई मूवीज़ रिलीज़ होंगी तो बिजनेस बढ़ेगा। वहां पहुंचे दर्शकों ने भी बताया कि लंबे वक्त से सिनेमा हॉल में नई फिल्में बहुत ही कम लग रही थी, लेकिन अब वो आराम से वहां आकर उनका मजा ले सकेंगे। काफ़ी टाइम से हम नई नई मूवीज नहीं देख पा रहे थे, आज हम आए अपने भाई के साथ। कोरोना की वजह से अभी तक सिनेमा घरों में क्षमता से सिर्फ 50% यानी आधे लोगों को ही फिल्म देखने की इजाजत थी। बीजेपी गुजरात निकाय चुनाव में 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को टिकट नहीं देगी। गुजरात में इस महीने होने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टिकट नहीं देगी। गुजरात बीजेपी की संसदीय समिति ने यह फैसला लिया। साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि किसी भी नेता के परिवार के सदस्य या फिर 3 बार चुनाव जीत चुके उम्मीदवार को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इजरायल के दूतावास के पास हुए धमाके की निंदा की। साथ ही उन्होंने नेतन्याहू को भरोसा दिया कि इस धमाके के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती ने नए वाइस आर्मी चीफ के तौर पर अपना पद संभाल लिया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में के श्रीशा नाम की पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में वो एक शव को स्ट्रेचर की मदद से अपने कंधे पर उठाकर ले जाती नजर आई। पुलिस को ये शव वहां एक खेत में पड़ा मिला था। ये वीडियो वायरल होने के बाद आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने इस पुलिसकर्मी की तारीफ की।